जय हिंद दोस्तों। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस डेली करंट अफेयर्स में हम देखने वाले हैं 31 अगस्त 2020 की कुछ प्रमुख खबरें जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है एग्रीओटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म के बारे में। तो अपना एक देश है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, इसने इस ई मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका जो मेन मोटिव है वो केवल इतना है कि जो इंडियन फार्मर हैं और जो यूएई की जो फूड इंडस्ट्री है उसके बीच में जो गैप है उसको कम किया जाए, यानी इंडियन फार्मर को एक सीधा सीधा मौका दिया जाए जिससे वो यूएई की फूड इंडस्ट्री से सीधे ही जुड़ पाए इस ई मार्केट प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ऐसा इसका मोटिव है। अगर बात करें कौन है इसके पीछे, किसने इसको लॉन्च किया है, तो दुबई गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो दुबई का मल्टी कमोडिटी सेंटर है यानी डीएमसीसी जो है, इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। और बहुत सारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो यहां से एक अपॉर्चुनिटी पाएंगे कनेक्ट होने का यूएई के फूड मार्केट से, जिससे जो यूएई का पूरा फूड मार्केट है वो भारत की जो होलसेलर हैं या भारत के जो ट्रेडर्स हैं या भारत की जो प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, इन सब से वो जुड़ पाएगा और यहां से भारत अच्छे से अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाएगा। एग्री प्रोडक्ट का जो है यूएई में वो बढ़ा पाएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि भारत ने अभी 2019 की बात करें तो 2019 में 38 बिलियन डॉलर्स का एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड को एक्सपोर्ट किया था यूएई को। तो यूएई भारत के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है जहां पर भारत अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेल करता है, वहां पे एक्सपोर्ट करता है, तो ये बहुत बड़ा बाजार है। दूसरा, ये मार्केट प्लेस कहीं ना कहीं फार्मर्स को जो बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उनसे भी बचाएगा और सीधे सीधे जो मार्केट से कनेक्शन फार्मर्स का बनेगा उससे भी फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तीसरी बात, एक बात करें तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भी यूएई थोड़ा इंप्रूव करेगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए, क्योंकि उसने एक अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अपने मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करें तो भारत की भी उसमें नाम आता है। तो 113 कंट्रीज में भारत का इस समय 72वां स्थान है। भारत इसमें 72nd यानी 72 प्लेस पर है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 के अकॉर्डिंग भारत के बारे में ये बात है। यूएई की बात आई है तो निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करेंगे। तो यूएई की कैपिटल जो हमें याद करनी है वो है अबू धाबी। यूएई की अगर करेंसी की बात करेंगे तो दिरहम यहाँ की करेंसी है, दिरहम इसको बोलते हैं। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति यहाँ के जो है, देखिए राष्ट्रपति वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, बट यूएई बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, हर समय न्यूज में रहता है। तो यहाँ के आपको राष्ट्रपति याद करने हैं, खलीफा बिन जायद अल नहायान, ये इनका नाम है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी नाम याद कर लीजिए, मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तकुम इनका नाम है। तो ये आपको यहाँ से याद करना है यूएई के बारे में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज इंपॉर्टेंट है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और यूएनडीपी के बारे में। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है ना, अभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है हमारा, यानी वित्त विभाग जो है हमारा, उसने यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर किस तरीके से भारत में सस्टेनेबल फाइनेंस कोलैबोरेटिव्स बनाए जाएं या किस तरीके से फाइनेंस का प्रयोग किया जाए, इस पर हमने कुछ नियम कायदे कानून अभी जारी की हैं। तो उन्हीं के बारे में न्यूज है। ठीक है, अब यहां से दो वर्ड सबसे पहले समझ लीजिए। एक तो यूएनडीपी का मतलब क्या है और एक सस्टेनेबल फाइनेंस कोलैबोरेटिव का मतलब क्या है। तो देखिए, यूएनडीपी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी एजेंसी है जो इस बारे में बातचीत करती है या इस बारे में चीजें तैयार करती है जिससे हमारा डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल रहे। मतलब हम जिस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जिस डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो कहीं हमारी बेसिक चीजों को ही खराब ना कर दे। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने फैक्ट्रीज बनाई, बट आज फैक्ट्रीज इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं कि हमें उसके कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ रहे हैं। तो वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं था। ठीक है, हमें कुछ ऐसे फ्यूल के बारे में बात करनी होगी जो सस्टेन रहे। फॉर एग्जाम्पल वाटर एनर्जी है ना, यानी हाइड्रो पावर। पानी से आप कितनी भी ऊर्जा बनाइए वो हमारे एनवायरमेंट को खराब नहीं करता और एक सस्टेन रहने वाली चीज है ना, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या हमने बात करें सोलर एनर्जी की, वो क्या है, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसी चीजों का प्रयोग या जो चीजें ऐसी जो हमेशा ही रहने वाली हों और हमारी एनवायरनमेंट को खराब ना करें, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो भारत में किस तरीके से हम लोग फाइनेंस को लगाएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए हमारे जो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने यूएनडीपी के साथ मिलकर कुछ कायदे कानून अभी लॉन्च किए हैं, उन्हीं के बारे में न्यूज है। ठीक है,
तो डेफिनेट सी बात है कि इस जो कोलैबोरेशन बना है, जो चीज़ें लॉन्च हुई हैं, उसमें ज़रूर जो हमारी थेमेटिक डिस्कशंस हैं वो किए गए होंगे अराउंड द बोर्ड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस आर्किटेक्चर इन इंडिया। ठीक है, भारत में किस तरीके से फाइनेंस का आर्किटेक्चर डेवलप किया जाए कि वो सस्टेनेबल हो, इस पर ही इस पूरी उसमें चर्चा की गई, इसमें ही वो सारी बातें रखी गई हैं हमने। और हमने देखा है कि यहाँ पर हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड टेंजिबल रिकमेंडेशन दैट वुड बी हेल्पफुल इन द डेवलपिंग अ सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क एंड रोड मैप फॉर इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत की दृष्टि से कि हमने किस तरीके से फाइनेंस का आगे प्रयोग करना है। अगर देखें कि इसमें कौन-कौन से एलिमेंट हमने इसमें डाले हैं इस डायलॉग में, तो बहुत सारे एलिमेंट इसमें हम डालते हैं, सच एज़ द बैरियर्स ऑफ डेवलपिंग न्यू एंड इनोवेटिव फाइनेंसिंग, सच एज़ इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, रोल ऑफ ब्लेंडेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, ग्रीन फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, जैसे बहुत सारे हमने इसमें आर्टिकल डाले हैं, बहुत सारे इसमें हमने तथ्यों पर बात की है, जिससे इसका एक ही मकसद है कि भारत में जो फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट हो, जो भारत में फाइनेंस का यूज़ हो, वो किसी भी तरह से हमारे जो एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज़ हैं, उनको इफेक्ट ना करे, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको इफेक्ट ना करें, उसको नेगेटिवली कोई इफेक्ट ना करे और डेवलपमेंट भी हमको मिले। तो ऐसी बातों पर इसमें चर्चा की गई है। अगर बात करें तो इसमें भाग लेने वाले जो हैं, इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो लगभग 220 डेलीगेट्स इसमें भाग लिए थे फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर्स के भी रेगुलेटर्स बहुत सारे इसमें शामिल थे, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स इसमें शामिल थे, बायलैटरल पार्टनर एजेंसी इसमें शामिल थी, यूएन की बहुत सारी एंटिटीज इसमें शामिल थी, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसमें शामिल थे। तो काफ़ी बड़ा एक ये प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया था, जिसके बाद हमने तय किया कि हमारे फाइनेंस को किस तरीके से हम लोग यूज़ करें, किस तरीके से हम लोग इसको अपने मार्केट में लेके आएँ, जिससे हमारा जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो। तो इस तरह का हमने कोलैबोरेशन किया है। यूएनडीपी की बात आई है तो यूएनडीपी पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले भी इसमें हमें पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिए। तो ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का ही एक ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है। मैंने पहले ही बताया कि ये उन मुद्दों पर बात करता है जैसे कि जो भी हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो डेवलपमेंट इस टाइप का हो कि वो सस्टेन रहने वाला हो, हमें उसे आगे जाकर चेंज ना करना पड़े क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है इस वजह से। ठीक है, तो हम ऐसी चीजों पर बात करने के लिए यूएनडीपी की बात करते हैं, नो डाउट। यूएनडीपी के हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में, यानी अमेरिका में। अगर बात करें कब बना था ये, तो 22 नवंबर 1965 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी, 1965 में ये बन गया था। अगर इसके हेड की बात करें तो इस समय एसएम स्नेरा इसके हेड हैं, वो इसके हेड इस समय हैं। तो ऐसा यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी इस न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग याद कर लीजिए, वर्ल्ड उर्दू सेशन के बारे में ये न्यूज़ है, बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। अभी ये न्यू दिल्ली में ही हुआ था, ये आपको ध्यान करना है। वर्ल्ड उर्दू सेशन, डेट थी इसकी 27 और 28 ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, 27 से 28 अगस्त 2020 के बीच में दिल्ली में ये वर्ल्ड उर्दू सेशन हुआ था, जिसको कराया था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, ये अपने इंडियन गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है, एक एजेंसी है जो उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करती है, उर्दू लैंग्वेज को बढ़ाती है आगे ताकि उसका विकास हो सके। तो इसी एजेंसी ने, इसी संस्था ने ये वर्ल्ड उर्दू सेशन कराया था, जो कि अभी दिल्ली में हुआ था। इसको इनॉग्रेट करने वाले थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए, यहां से एक नया क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अपना एक डिपार्टमेंट था, अपना एक मिनिस्ट्री थी पहले, जिसे हम बोलते थे एचआरडी मिनिस्ट्री, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, या हिंदी में बोले तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। तो अगर आपसे पूछता है शिक्षा मंत्री कौन है, तो भी आपका आंसर होगा श्री रमेश पोखरियाल। और अगर आपसे पूछता है कि मानव संसाधन विकास मंत्री इस समय कौन है, तो भी आपका आंसर होगा रमेश पोखरियाल। या आपसे मंत्रालय का नाम भी पूछ सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया, तो उसका नाम हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ये आपको याद करना है। अगर इस उर्दू सम्मेलन की बात कर लें हम लोग आगे, तो यहां से भी कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखिए, ये इसका जो टाइटल था वो आपको ध्यान करना है कि इस बार के सेशन का टाइटल क्या था। टाइटल था रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ उर्दू राइटर्स इन द एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का चल रहा है इस समय चला, हम देखते हैं कि बहुत सारे लगभग हमारे मैक्सिमम काम जो होते हैं वो सोशल मीडिया पर निपट जाते हैं, वहां पर हो जाते हैं। तो इस वाली एज में जो हमारे उर्दू राइटर्स हैं, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, इस विषय पर इसमें बात की गई।
और इसमें एक बात और भी की गई, अनाउंसमेंट भी किया गया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि जो भी उर्दू हमारे राइटर्स हैं उनको हम लोग अवार्ड देंगे, उनको हम लोग जो है थोड़ा सा अनाउंस करेंगे उनके लिए कुछ अवार्ड, ताकि वो और भी अच्छा उर्दू लिटरेचर को प्रमोट कर पाएँ और भी अच्छा उर्दू लिटरेचर के लिए काम कर पाएँ, ताकि उनको एक मॉरल सपोर्ट भी मिले इस काम के लिए। तो ऐसा एक अनाउंस किया अवार्ड के बारे में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने। एनसीपीयूएल का नाम यहाँ पे आया है तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो 1996 में 1996 में इसको बनाया गया था और इसका मकसद केवल एक ही है कि हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है वो प्रमोशन हो उसका, और वो किसी भी तरह से कंट्री के मेन स्ट्रीम में आ पाए, वो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज के नीचे आ पाए। तो ऐसा इसमें है, फारसी लैंग्वेज को और अरबिक लैंग्वेज को भी ये प्रमोट करता है, उसके लिए भी काम करता है। तो ऐसा एक संगठन हमारे देश में है एनसीपीयूएल, इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद नाम है इसका, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये इसका नाम है, यहां से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो उसी की एजेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कुल मिला के 15 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से 5 मेंबर कंट्रीज परमानेंट हैं और 10 मेंबर जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, पूरे विश्व में शांति रहे, पूरे विश्व में पीस कीपर, जितने भी पीस कीपिंग मूवमेंट होते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी इसी संस्था पर होती है। यही संस्था इंश्योर करती है कि पूरे विश्व में कोई भी कहीं भी लड़ाई वाला सीन ना बने, कहीं भी कोई देशों के बीच में युद्ध ना हो और सब कुछ शांति से हो। ऐसा ये जो एजेंसी है, काउंसिल है, वो इंश्योर करती है। तो ये वो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए, इस काउंसिल के पास अपनी पूरी एक फोर्स है, अपनी पूरी एक शांति सेना है, जो विभिन्न देशों में कार्यरत है, विभिन्न देशों में शांति के लिए काम करती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कहानी ये है जो करंट अफेयर की है, वो ये है कि एक कंट्री है जिसका नाम है इंडोनेशिया। ठीक है, ये इंडोनेशिया कंपनी ने, इंडोनेशिया जो देश है, इसने क्या किया, अभी एक प्रस्ताव दिया, एक प्रपोजल दिया कि शांति अभियान जो भी हो रहे हैं, जो भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें जो वुमेन फोर्स है, जो यूनिफॉर्म वुमेन फोर्स है, उसका डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, यानी जो महिला सैनिक हैं उनकी तैनाती बढ़ाई जाए। ठीक है, अब खास बात यह हो जाती है कि भारत ने भी इस बात का सपोर्ट किया है। भारत ने भी कहा है कि जो इंडिया को स्पॉन्सर्ड जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, उसमें जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाया जाए पीस कीपिंग फोर्सेस में। ये अभी 29 अगस्त 2020 को भारत ने भी इसके बारे में बात की है। भारत की बात करें तो भारत इस समय सबसे बड़ा देश है, भारत के सबसे ज्यादा जो सैनिक हैं वो यूएनएससी के शांति अभियानों में लगे हुए हैं। उसके बाद अगर इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं तो इंडोनेशिया भी 5th लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है यूएन की पीस कीपिंग ऑपरेशन में, इसलिए दोनों देश इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको याद कर लेना है। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। अगर हम 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो संयुक्त राष्ट्र की जो सेना है उसमें महिला सैनिकों की जो संख्या है वो परसेंटेज की बात करें तो केवल 6% है, यानी टोटल सैनिकों में से केवल 6% ही महिला सैनिक है। अगर हम लोग नंबर की बात करें तो टोटल मिला के जो पीस कीपर फोर्स है हमारे पास वो 86,687 हमारे पास सैनिक हैं, जिसमें से 5243 ही केवल फीमेल हैं। ऐसा एक आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। भारत के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2007 में भारत जो एक देश है पश्चिम अफ्रीका का, उसका देश है लाइबेरिया, नाम है उसका, लाइबेरिया उसका नाम है। लाइबेरिया में एक भारत ने पूरी तरीके से महिलाओं का सैनिक दस्ता भेजा था, महिलाओं का एक मिशन भेजा था। इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि वो कौन सा देश है जिसने केवल महिलाओं का ही एक मिशन यूएन के शांति अभियान में भेजा है लाइबेरिया में, तो वो भारत ही था जिसने भेजा था। भारत के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद करनी है, क्योंकि यूएनएससी की बात है तो यहाँ पे एक नाम याद करना है आपको, मेजर सुमन गवानी का। इन्होंने जीता था यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। ये इन्होंने जीता था जब ये एक मिशन में काम कर रही थी संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण सूडान में। दक्षिण सूडान एक देश है जहां पर ये संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन के रूप में शांति दूत के रूप में काम कर रही थी, तभी उस काम के लिए इनको मिला था यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएनएससी की बात आई है तो इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। यूएनएससी मैंने बताया आपको यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है। एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन की कुल मिला के जो एजेंसी है वो हैं 6। उन 6 एजेंसी में से ही एक है यूएनएससी, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे कुल मिला के जो मेंबर हैं वो हैं 15 में से 5 जो हैं वो इसके मेन मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनके नाम आपको करने हैं चाइना, फ्रांस, रशिया,
यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये 5 मेंबर जो हैं ये इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। और इसके अलावा 10 मेंबर जो हैं वो इसके लिए 2 साल के लिए चुने जाते हैं इसके लिए। अगर भारत की बात करें तो भारत को भी अभी जून 2020 में चुना गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, और ये 2021 से शुरू होने वाले सालों के लिए अगले 2 सालों तक ये उसके नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में रहेगा। खास बात यह है कि भारत जो 15 यूएन के निकाय हैं, जो उसके देश हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में भी काम करेगा। यानी अगर आपसे 2021 के बाद क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनएससी का इस समय अध्यक्ष कौन है, तो भारत ही हुआ 2021 के बाद। अभी अगर अध्यक्ष पूछेगा तो अभी उसका अध्यक्ष है इंडोनेशिया, ये आपको ध्यान रखना है। अभी अगर पूछता है आपसे यूएनएससी का अध्यक्ष कौन है, तो वो है इंडोनेशिया। 2021 के बाद वो कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ये आपको यहां से याद रखना है। कुछ पर्सनालिटीज की बात कर लेते हैं। इस समय जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है आज की, वो है जेफ बेजोस। इनके नाम को सभी लोग जानते होंगे, सभी ने इनको देखा होगा। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, सबसे अमीर आदमी बन गए हैं बिल गेट्स को पछाड़ कर ये। तो अभी इनके बारे में एक खास न्यूज है कि जेफ बेजोस जो हैं वो दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं इस समय जिनके पास जो उनकी नेटवर्थ है वो $200 बिलियन से भी ज्यादा है। और अभी 26 अगस्त को ही ये इस आंकड़े पर पहुंचे हैं। $200 बिलियन से भी अधिक की संपत्ति इन्होंने अर्जित कर ली है जेफ बेजोस ने। अब देखा जाए तो पूरी दुनिया इस समय कोविड के कारण जो है पूरा जो व्यापार है वो इस समय चौपट चल रहा है। इस समय सभी लोग की कमाइयां जो है वो खत्म हुई हुई हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है कमाई में पीछे नहीं है। ये व्यक्ति लगातार कमाई करता जा रहा है। अभी अगर मैं आपको आंकड़ों की बात बताऊं तो अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं, अमेजॉन कंपनी के सीईओ हैं, इस समय फाउंडर भी हैं उसके। तो उसके शेयर की बात करें तो अभी उसके शेयर जो है वो 2.3% चढ़ गए थे, और उसी ने इनको 200 बिलियन तक पहुंचने में हेल्प की है। जेफ बेजोस के बारे में और न्यूज ये है कि जेफ बेजोस अमेजॉन के संस्थापक के साथ साथ जो एक अमेरिकी न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट है, ब्लू ओरिजिन है, और एक एरोस्पेस कंपनी के भी ये मालिक हैं, उसके भी ये फाउंडर हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी ये करते रहते हैं जेफ बेजोस। उनके बारे में एक साधारण सी न्यूज़ आपने पढ़ी कि $200 बिलियन क्लब में पहुंचने वाले पहले इंसान बन गए हैं जेफ बेजोस, और इस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी जेफ बेजोस हैं। अमेज़न की बात आई है यहाँ पर, तो अमेज़न की बात कुछ कर लेते हैं। अमेज़न एक ई कॉमर्स कंपनी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना मेन फोकस रखता है। गूगल, एप्पल और फेसबुक के साथ ये चौथी बड़ी कंपनियों में गिना जाता है। इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस और इसके संस्थापक भी जेफ बेजोस हैं। इसको बनाया गया था 1994 में 5 जुलाई को, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर भी है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है अमेज़न के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पढ़ने के लिए, जो है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020। जी हाँ, इसको समझिए। देखिए देखिए, अपना एक बैंक है, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। उसी ने अभी ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड को जीता है। ठीक है, इसको हालांकि हम लोग एक और एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो 2020 के लिए जो है इसने जीता है। और एसबीआई ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था नई दिशा। तो इस नई दिशा कार्यक्रम के लिए ही एसबीआई को ये मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, जो ये एचसीएम अवार्ड है, जो ये ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट अवार्ड है, ये टोटल 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। जो कैटेगरीज आपके सामने लिखी है मैंने यहाँ पे, पहली कैटेगरी है बेस्ट लर्निंग प्रोग्राम सपोर्टिंग अ चेंज, और तीसरी है ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस स्ट्रैटेजी, फिर है बेस्ट यूज ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग एंड बेस्ट यूनिक और इनोवेटिव लर्निंग, एंड तीसरा है डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इट्स एचआर इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हैं जिसमें ये एचसीएम स्प्रिंग प्रोग्राम का अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तीनों ही कैटेगरी में जो एसबीआई ने उसको जीता है। जो एचआर इनिशिएटिव है उसमें सिल्वर मेडल जीता है, और जो इनोवेटिव लर्निंग है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसमें भी एसबीआई को गोल्ड मेडल मिला है इस अवार्ड के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जानते हैं। ये अगर हम लोग अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड जो है वो 26-28 जनवरी 2021 को हिल्टन वेस्ट पाम बीच है फ्लोरिडा में, वहां पे इसको दिया जाएगा, वहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी विजेताओं के बीच में। जो भी चयनित विजेता हैं वो वहां पे रहेंगे। और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने जो नई दिशा प्रोग्राम था, वो जो क्रिसलिस है उसके साथ मिलकर ये कार्यक्रम विकसित किया था, उसी के लिए एसबीआई को ये अवार्ड मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट अवार्ड फॉर एसबीआई। अगर इन अवार्ड की बात करें तो अवार्ड जो है ना, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की पहचान करता है दैट हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड द प्रोग्राम स्ट्रैटेजीज मॉडलिटीज प्रोसेस सिस्टम एंड टूल्स दैट हैव अचीव्ड मेजरेबल रिजल्ट। ठीक है,
ऐसे संगठनों की पहचान करता है जिन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी जो प्लानिंग है, उसको बिल्कुल सही तरीके से, जो तौर तरीके हैं, उनको बिल्कुल सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, डिप्लॉय किया है और जित उसके द्वारा जो उनके परिणाम हैं, वो भी उनको अच्छे परिणाम मिले हैं। तो ऐसा ये पुरस्कार चूज़ करता है ऐसे संगठनों को, ठीक है? 2 कार्यक्रम इसमें होते हैं, एक होता है एचसीएम स्प्रिंग प्रोग्राम और दूसरा होता है द टेक्नोलॉजी फॉल प्रोग्राम। तो दोनों के लिए ही ये सारे काम करता है। अगर दोनों प्रोग्राम की बात करें तो पहले प्रोग्राम में एचसीएम प्रोग्राम में 7 एक्सीलेंस कैटेगरीज हैं जो अलग-अलग कैटेगरीज में चीज़ों को देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं और दूसरा जो है वो एक्सीलेंस है किसमें वो है टेक्नोलॉजी में एक्सीलेंस यानी टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है ये उसको देखता है। तो ऐसे 2 प्रोग्राम चलते हैं इस अवार्ड के बीच में। दोनों पर ही परखा जाता है सभी इंस्टीट्यूट को और उसके बाद ही निर्णय होता है किसको ये अवार्ड मिला जाना चाहिए। अगर नई दिशा का नाम आया तो नई दिशा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नई दिशा को 2019 में लॉन्च किया गया था, यानी अब अगर इससे बात करें तो लगभग 1.5 साल होने जा रहा है नई दिशा प्रोग्राम को। तो एसबीआई के जो एम्प्लॉई हैं वो 2.4 लाख यानी 2.4 लाख एम्प्लॉई हैं वो इससे फ़ायदा ले चुके हैं। देखिए ये क्या है ना, ये एक केवल ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है? या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो क्या करता है ये, इट अलाउज द फैमिली मेंबर्स टू इन्फॉर्म द बैंक इफ एन एम्प्लॉय इज अनेबल टू लीव होम फॉर वर्क ऑन टाइम, ठीक है? तो ये सिंपल क्या है ना, द प्रोग्राम फोकस ऑन द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ द एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय जो है उसका जो वर्क है और उसका जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसके बीच में बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए अपने काम से या बहुत ज्यादा काम से ही पीछे हट जाए वो, तो ऐसा भी ना हो। तो इसके लिए एक सपोर्टेड प्रोग्राम नई दिशा है जो एसबीआई ने लॉन्च किया था। अगर एसबीआई की बात करें तो इसके इस समय चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और ये 1955 में 1 जुलाई को बनाया गया था। हमने अभी पढ़ा था पहले भी कि अश्विन भाटिया को अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और नया सीईओ बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें इस न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक बुक के बारे में। नई बुक है पिचिंग स्टेट। तो आपने नाम सुना होगा गुरचरण सिंह का। 85 ईयर्स की एज है इनकी, 85 वर्ष की इनकी एज है और उस एज में भी इन्होंने अपना नया संस्मरण लिखा है जिसका नाम है पिचिंग इट स्ट्रेट, ठीक है? इसको हालांकि इसके जो को ऑथर्ड हैं वो हैं एमएस उन्नीकृष्णन, ये भी एक खेल पत्रकार हैं यानी एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। एमएस उन्नीकृष्णन, इनके साथ ही इन्होंने ये पुरस्कार लिखा है। गुरुचरण जी इंडियन क्रिकेट के लिए और इंडियन स्पोर्ट के लिए काफ़ी अहम रोल बनाते हैं, अहम रोल अपना रखते हैं। 1987 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। उनके जो उनका अपना जीवन है उन्होंने अपने उसको क्रिकेट को समर्पित कर दिया था, उसके लिए उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था 1987 में। इसके अलावा इनके ये पुस्तक जो है वो नरेट करती है रीजन विजिट टू हिज नेटिव गैंगर इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में वो हाल ही की यात्राओं पर गए थे, उसके बारे में भी इस पुस्तक में लिखा गया है। अगर बात करें उनके करियर की गुरचरण जी के, तो पटियाला 11 के लिए खेले हैं, रेलवे के लिए खेले हैं और सौथर पंजाब के महाराजा के लिए भी वो 37 जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेले हैं। इसके बाद वो राष्ट्रीय खेल संस्थान में शामिल हो गए थे कोच के रूप में और अभी 1992 में उन्होंने ग्वालियर में अपनी एक अकेडमी भी शुरू की जिसका नाम था पीएस अकेडमी। तो ऐसा उनका जीवन रहा है। आपको याद रखना है बुक का नाम पिचिंग इट स्ट्रेट और 2 नाम अपने एमएस उन्नीकृष्णन जो इसके को ऑथर हैं और दूसरा नाम गुरचरण सिंह जो इसके मेन ऑथर हैं। 85 ईयर्स की इनकी एज है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कुछ खेल समाचार हमें याद करने हैं। इस समय एक खेल समाचार बहुत खास है जो आपकी न्यूज़ में बना हुआ है, वो है द यूएस ओपन। देखिए इस समय खेल समाचारों में थोड़ी मंदी छाई हुई है। क्यों? क्योंकि कोविड चल रहा है ना। कोविड चल रहा है तो सारे खेल बंद हैं, इस समय कोई खेल हो नहीं रहा है और ऐसे मौके पर अभी 31 अगस्त यानी आज ही ये यूएस ओपन शुरू हुआ है तो खासी न्यूज़ इसको मिली है, खासी इसको पॉपुलैरिटी मिली है। हालाँकि जो मेन इसके जो खिलाड़ी हैं वो इससे दूर हैं। आपको बहुत सारे नाम ध्यान होंगे, राफेल नडाल हैं या रोजर फेडरर हैं। ऐसे जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो अभी भी कोरोना की वजह से इस खेल में भाग नहीं ले रहे हैं और पीछे हट गए हैं। बट 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं, वो हैं नोवाक जोकोविच और सेरेना विलियम्स, ठीक है? वो इसमें शामिल हुए हैं तभी इनको इस गेम को थोड़ी सी न्यूज़ मिलना शुरू हुई है और ये न्यूज़ में आना शुरू हो गया। आज ही शुरू हुआ है ये, तो उसके बारे में आपको कुछ न्यूज़ याद करनी है। देखिए यूएस ओपन की बात करें तो यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी खेलेंगे तो उनको मास्क पहनना जरूरी होगा और जो भी बाकी के ऑफिसर्स इसमें लगे रहेंगे तो वो भी कोर्स पर फेस कवरिंग मास्क पहनेंगे। तो ऐसी सिक्योरिटी तो का पूरा ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे। अगर बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की तो 2020 में जो ये हो रहा है ये 140th एडिशन है, ये ध्यान रखिए। यूएस ओपन का ये 140th एडिशन है तो 2020 में हो रहा है। अगर इसकी जगह बात करेंगे कहाँ पे हो रहा है तो यूएसटीए बिली जेनकिंग नेशनल टेनिस सेंटर इन न्यूयॉर्क सिटी में ये होगा, यहाँ पर ही हो रहा है। डेट अगर याद करें तो 31 अगस्त से लेकर और 13 सितंबर 2020 तक ये चलेगा, ठीक है?
जो भी यूएस ओपन जीतता है तो प्राइज मनीज की बात करें तो 5.3 करोड़ यूएसडी यानी 5.34 करोड़ अमेरिकी डॉलर उसको मिलते हैं जो भी ये प्राइज जीता है। तो देखिए ये इसमें दो खिलाड़ी शामिल हुए, इनका नाम आया तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं कौन कौन है ये। नोवाक जोकोविच अगर बात करें तो सर्बियन खिलाड़ी हैं, सर्बिया देश के हैं, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, काफी फेमस हैं। टोटल 17 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, 33 वर्ष की इनकी उम्र है और जन्म हुआ था इनका 1987 22 मई को। काफी फेमस हैं। आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछ सकता है नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। किस खेल से आते हैं, तो टेनिस, आपको ध्यान में ये बात आ ही गई है। आगे बढ़े तो सेरेना ज़मैका विलियम्स इनका पूरा नाम है, ये अमेरिकी खिलाड़ी हैं, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और पूर्व में नंबर 1 पर रही हैं। जब ये पहले थी तो नंबर 1 खिलाड़ी रही थी रैंकिंग में। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते इन्होंने, 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ये खिलाड़ी बनी है, ये भी रिकॉर्ड इनके नाम पे है। अगर जन्म की बात करें तो 1981 में इनका जन्म हुआ था, 1981 में इनका जन्म हुआ था मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी अमेरिकी खिलाड़ी हैं तो ऐसा इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। यूएस ओपन भी हो रहे हैं, जब ये हो जाएंगे तो इनके जो विनर्स होंगे उनके बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे, वो भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज की हम लोग बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको आगे याद रखने हैं। सबसे पहला 12 ऑफ जून, 12 जून जो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस है, डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। देखिए हमारे देश के अलावा कई और भी देश हैं जहां पे अभी भी बाल मजदूरी होती है, ठीक है। हालांकि हर देश में रूल्स रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। भारत में भी ऐसा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है, उनको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन फिर भी भारत देश में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो काम करने पर मजबूर हैं। उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं इसीलिए वो मजदूरी कराते हैं अपने बच्चों से, और कई लोग जान जबरदस्ती भी मजदूरी कराते हैं, तो ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो ऐसा चाइल्ड लेबर जो है उसके खिलाफ जो है एक अवेयरनेस क्रिएट हो, ऐसा हम लोग 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाते हैं, आपको याद करना है। दूसरा 13 जून को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। एल्बिनिज्म एक प्रकार की बीमारी है जो बच्चों में हो जाती है। उसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो चेहरा है, हमारी जो स्किन है, वो एक नॉर्मल सामान्य तरीके से विकसित नहीं होती है। वो उसका रंग है, उसका जो और भी चीजें हैं वो डिफरेंट होता है बाकी पूरे समाज से। तो ये एक तरह की बीमारी होती है। जब भी ऐसा होता है तो उन लोगों के साथ बड़ा अजीब व्यवहार हम लोग करते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा काली हो जाती है, बहुत ज्यादा गोरी हो जाती है, तो ऐसे लोगों से हम अजीब व्यवहार करते हैं। ये मेंटलिटी सोसाइटी की बनी रहती है, ऐसा ना हो और लोगों की समझ सोच जो है वो सही रहे, तो इसके लिए हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, आपको याद रखना है। 14 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद कर ही लीजिए। 14 जून को मनाते हैं। इसी प्रकार 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस। देखिए अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ऐसा होता है जहां पे शरणार्थी रहते हैं, ठीक है। ये शरणार्थी होते कौन है? ये शरणार्थी ऐसे लोग होते हैं, रिफ्यूजी ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने देश से निकाला जा चुका होता है, या अपने देश से ये बेघर हो जाते हैं और किसी देश ने इनको शरण दी होती है, ठीक है, अपने यहाँ। तो ऐसे लोग कहलाते हैं रिफ्यूजी, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 20 जून को ये हम लोग मनाते हैं ताकि उनके लिए भी हम कुछ अच्छा कर पाए। 21 जून वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल योगा डे। भारत की सरकार ने ही लॉन्च किया था इसको, भारत ने इसको शुरू कराया था, इंटरनेशनल योगा डे। योगा के लिए पूरे विश्व का अट्रैक्शन हो, पूरे विश्व में इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट हो, इसके लिए हम लोग 21 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। तो ये आपको ध्यान से ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, आज की हिस्ट्री पॉइंट को याद करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो पहली बात कर लेते हैं 1998 की, 1998 की। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक देश है, उसका तानाशाह है जिम, हमने नाम सुना होगा, किम जोंग उन नाम सुना होगा हमने। तो उसने अपने पहले सैटेलाइट, मतलब उसने नहीं लेकिन नॉर्थ कोरिया की कंट्री ने पहले सैटेलाइट का अपना जो लॉन्चिंग था वो किया था 1998 में, आज ही के दिन 31 अगस्त को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1994 में रूसी सैनिकों के द्वारा सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा के बाद एस्टोनिया को छोड़ दिया गया था। एस्टोनिया एक जगह है जिसको जो यूएसएसआर है उसने फ्री घोषित कर दिया था। तो आज ही के दिन वहां से रशियन सैनिक वापस हुए थे 1994 में 31 अगस्त को। इसी तरह 1991 में जो उज्बेकिस्तान है उसने भी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था फ्रॉम द सोवियत यूनियन, जो यूएसएसआर था उससे अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था उज्बेकिस्तान ने आज ही के दिन 1991 में। अगर 1881 की बात करें तो अमेरिका ने अपनी पहली टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी, आज ही मतलब खेली गई थी अमेरिका में पहली टेस्ट चैंपियनशिप 1881 में, ये भी आपको याद करना है।
1919 की बात करें, 1919 की बात करें तो आज ही 31 अगस्त को ही अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। ये भी आपको ध्यान करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट भारत के बारे में है। 1968 में जो भारत का रोहिणी MSV-1 है, इसको रॉकेट को भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था 1968 में, आज ही के दिन 31 अगस्त को। ये ध्यान कर लीजिए, रोहिणी MSV-1 यानी MSV-1 इसको लॉन्च किया था हमने 1968 में। 1983 में भारत ने अपना उपग्रह इनसेट 1B को भी आज ही चैलेंजर, यूएस स्पेस शटल थी चैलेंजर, उससे लॉन्च किया था। ये आपको ध्यान करना है। तो ये लास्ट के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद कर लेना है आज की हिस्ट्री पॉइंट के रूप में अपने एग्जाम के लिए। आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। साइंस के कुछ फैक्ट्स हैं बायोलॉजी के, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं कई बार, और आगे भी इनकी उम्मीद है पूछने की। याद कर लीजिए, सबसे पहला पॉइंट है स्मॉलेस्ट मसल्स इन द बॉडी, यानी अपने पूरे बॉडी में जो सबसे छोटी मांसपेशी है वो कौन सी है, इसका नाम है स्टेपेडियस, यानी स्टेपेडियस पूरे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। दूसरा, लार्जेस्ट आर्टरी, यानी सबसे बड़ी जो हमारे शरीर की धमनी है वो क्या है, तो वो ऑर्टा उसका नाम होता है। ये भी आप याद कर लीजिए, धमनी ऑर्टा है सबसे बड़ी। इसी प्रकार जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी जो शिरा है वो कौन सी है, वेन है वो कौन सी है, वो होती है इंफीरियर वेना कावा। देखिए, आर्टरी और वेन में डिफरेंस समझ लीजिए। हमारी बॉडी में जो आर्टरी है इसमें बहता है प्योर ब्लड, और जो वेन है इसमें बहता है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो ये आप एक ध्यान कर लीजिए। सबसे बड़ी जो आर्टरी है वो है ऑर्टा, सबसे बड़ी जो वेन है वो है इंफीरियर वेना कावा। ये आपको याद करना है। अगर हम बात करें पूरे बॉडी की सबसे बड़ी नर्व कौन सी है, पूरे बॉडी की सबसे बड़ी नर्व सेल कौन सी है, तो वो है सियाटिक नर्व। ठीक है, सियाटिक नर्व जो है सबसे बड़ी नर्व है। इसी प्रकार सबसे बड़ी जो सेल है, सबसे बड़ी जो कोशिका है अपने बॉडी की, वो है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन हमारे दिमाग में पाए जाते हैं, यानी दिमाग की कोशिकाओं को ही हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। ये आपको ध्यान करना है। अगला जो पॉइंट है वो है मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विजन। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बहुत बार पूछा गया है कि आंखों के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या है प्रॉपर विजन के लिए, वो है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु हमसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसको हमारी आंखें बिना किसी मेहनत के देख लेती हैं, उसके लिए उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता। बट अगर इससे पास या इससे दूर होती है तो हमारी आंखों के लेंस को एडजस्ट करना पड़ता है। पल्स रेट की बात कर लें अपने बॉडी की, तो पल्स रेट हमें मालूम ही है 72 पर मिनट होती है। ये आपको ध्यान करना है। अगर सबसे पतली थिनेस्ट स्किन की बात करें, हमारी बॉडी में सबसे पतली जो स्किन होती है वो कहाँ होती है, तो वो हमारे आईलिड्स पर होती है। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, वेट ऑफ द अर्थ, हमारे हृदय का वजन क्या होता है, ये आपको कई जगह अलग अलग फैक्ट मिलेगा, बट अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 ग्राम का हमारा हार्ट रहता है। तो ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान करना है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और फैक्ट्स भी हमारे पास हैं। लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारे बॉडी में जो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, WBC होती है, वो होती है मोनोसाइट। ये आपको करना है। ये कई बार SSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कणिका है वो कौन सी है, मोनोसाइट है। अगर सबसे छोटी की बात करेंगे तो वो है लिम्फोसाइट। सबसे छोटी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो कौन सी है, लिम्फोसाइट होती है। ध्यान करना है। ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ये आपको याद करना है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो ब्लड प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में होते हैं 1.5 लाख से 4 लाख, यानी 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक हमारे बॉडी में प्लेटलेट होते हैं पर माइक्रोलीटर, यानी 1 माइक्रोलीटर ब्लड में इतने होते हैं। ये आपको याद करना है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी का वो एलिमेंट है, वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और CO2 को हमारी पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने में सहायक होता है। तो ये हमारे ब्लड में ही घुला रहता है। इसकी भी एक निश्चित परसेंटेज है जो हमारी बॉडी में होनी चाहिए। अगर मेल की बात करें तो 14 से 15 ग्राम होना चाहिए पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड, और अगर फीमेल की बात करें तो 11 से 14 ग्राम ये होना चाहिए पर 100 cc ऑफ ब्लड। अगर पूरे बॉडी की बात करें तो पूरे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो रहता है 500 से 700 ग्राम। अगर पीएच की बात कर लें, यूरिन का पीएच जो होता है वो होता है 6.5 से 8। देखिए, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें एक छोटा सा आंकड़ा याद कर लीजिए आप लोग, आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। इसको 2 भागों में बांटा गया है, 0 से 7 और 7 से 14। अगर किसी भी चीज का पीएच वैल्यू जो है वो 0 से 7 के बीच में, यानी यहां पर है, तो वो हो जाता है एसिडिक चीज। ठीक है, एसिडिक यानी अम्लीय। और किसी भी चीज का पीएच अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो हो जाता है बेसिक, यानी फिर वो क्षारीय हो जाता है, क्षारीय। ठीक है,
और अगर किसी का पीएच 7 है तो वो हो जाता है न्यूट्रल, यानी वो उदासीन हो जाता है। जैसे जल, जैसे पानी जो होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 ही होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो ना तो उसमें अम्ल है ना उसमें कोई क्षार है, ठीक है। तो यहाँ पर यूरिन का हमें याद करना है। यूरिन जो मानव मूत्र जो होता है उसका होता है 6.5 से 8 के बीच में पीएच वैल्यू, यानी ये बेसिक होता है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड का भी जो पीएच है वो 7.36 से 7.41 होता है। तो इसका मतलब ये भी क्षारीय होता है, यानी हमारा खून जो है वो भी बेसिक नेचर वाला होता है। तो ये यहाँ से आपको कुछ पॉइंट याद कर लेने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आज हमने कुछ क्वेश्चन जो देखे हैं, जो न्यूज़ पढ़ी है उसके बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज स्टार्टेड एग्रीओटा मार्केट प्लेस। मैंने पहले बताया कि किस कंट्री ने किया है, तो वो यूएई है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरेट है, जिसने एग्रीओटा को शुरू किया है। एग्रीओटा एक ई मार्केट प्लेस है जो इंडियन फार्मर्स को जो यूएई फूड इंडस्ट्री है उससे जोड़ेगा और अच्छा एक्सेस प्रोवाइड कराएगा ताकि भारतीय किसान अपनी फसल को और अच्छे से बेच पाएं। ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनडीपी। यूएनडीपी हमने पढ़ा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम। इसका हेडक्वार्टर हमने पढ़ा न्यूयॉर्क में है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, इसको याद कर लेना है आपको। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेयर द वर्ल्ड उर्दू सेशन 2020 गॉट कंडक्टेड, तो दिल्ली में ये हुआ था, अभी हमने पढ़ा। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, दिल्ली में हुआ था। 26 से 28 अगस्त के बीच में ये होना है, तो ये आपको यहाँ से याद कर लेना है। वर्ल्ड उर्दू सेशन किसने कराया था, तो हमने पढ़ा था हमारे देश में जो राष्ट्रीय उर्दू के विकास के लिए एजेंसी है उसने ये कराया था, इसको आपको ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूएनएससी। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आप ध्यान करिए। पूछा है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूएनएससी, अब इसका आंसर मैंने लिखा है 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक समझ लीजिए, यूएनएससी में कुल मिला के 15 ही मेंबर हैं, बट 5 और 10, ठीक है। जो 5 हैं ये परमानेंट मेंबर हैं और जो 10 हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ये आपको ध्यान करना है। यहाँ पे परमानेंट नॉन परमानेंट नहीं पूछा गया, टोटल मेंबर पूछे गए, तो आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। हम लोग भाई कई बार कंफ्यूज हुए हैं, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो कंफ्यूज हो गए हैं हम लोग, ध्यान रखिए। यूएनएससी में जो मेंबर्स हैं वो टोटल मिला के 15 ही हैं, 5 हैं परमानेंट और 10 हैं नॉन परमानेंट। भारत के बारे में मैंने बताया था आपको, भारत को भी अभी जून 2020 में ही एज अ नॉन परमानेंट मेंबर शामिल किया गया है। 2021 से इसका जो सेशन है वो शुरू होगा और आगे 2 सालों तक के लिए वो रहेगा। भारत अध्यक्षता भी करेगा यूएनएससी की, ये भी आपको मैंने बताया था, अभी ध्यान रखिएगा ये बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज गॉट ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड इन 2020। किस बैंक को मानव पूंजी प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला, तो हमने पढ़ा था एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक को मिला था। उसका एक प्रोग्राम था जिसका नाम था नई दिशा। नई दिशा एक ऐसा प्रोग्राम था जो एम्प्लॉयज़ के वर्क और लाइफ को बैलेंस करता है और काफ़ी और भी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करता था, ऐसा प्रोग्राम था। तो इसी प्रोग्राम के लिए उनको मिला था ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। स्टेट बैंक के बारे में पढ़ा, इसके इस समय चेयरपर्सन है रजनीश कुमार और इसके जो नए एमडी और सीईओ बनने वाले हैं वो हैं अश्वनी भाटिया, ये हमने पढ़ा था पहले भी। आगे बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे कौन सा लॉन्च किया था, नई दिशा नाम आ गया इसका दोबारा ही। देखिए बाकी 3 के बारे में बात करिए, बाकी 3 भी क्या-क्या हैं। स्मार्ट असिस्ट हमने बात किया था, स्मार्ट असिस्ट भी अभी कुछ समय पहले शुरू किया गया था। लिबर्टी सेविंग अकाउंट भी शुरू किया गया था, तो ये सब हमने पहले पढ़े हैं, आप लोग को याद करिए कि किसके लिए हमने पढ़ा था। मुद्रा योजना के बारे में सभी ने पढ़ रखा है, मुद्रा योजना है एक जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू की थी पहले भी, तो ऐसा आपको ध्यान करना है। जो स्टेट बैंक ने इसमें शुरू किया था वो था नई दिशा, ये आपको ध्यान कर लेना है। लिबर्टी सेविंग अकाउंट हमने कल ही पढ़ा था, एक्सिस बैंक ने शुरू किया था। इसी प्रकार स्मार्ट असिस्ट भी स्टेट बैंक ने शुरू नहीं किया है और मुद्रा बैंक भी स्टेट बैंक ने शुरू नहीं किया, तो ये आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन देखे आज के इस लेक्चर में, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।